भारत श्रीलंका सीरीज में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और जीतें ढेर सारा कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप, पाएं 1500 का बोनस, 20% एक्स्ट्रा कैशबैक। खुश हूं मैं और मेरे साथ है मनोज जोशी जी। और यहाँ पर 5 बड़ी बातों में 5 जो सबसे हिला देने वाली जो 5 बातें हैं, जिसमें आपके ओलंपिक्स भी हैं, क्रिकेट भी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपको आज के 5 बड़ी बातों में पहली बात को लेकर। यहाँ पर जीत 360 डिग्री, तो जीत 360 डिग्री वाली का मतलब सीधा सीधा है कि क्योंकि भारत की क्रिकेट टीम वहाँ पर ओडीआई सीरीज जीतने के बाद 25 जुलाई यानी कि कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में T20 सीरीज़ का जो आगाज़ किया, वहाँ पर भी ये आगाज़ बहुत शानदार रहा। 164 किए, उनके 128 रहे, 38 रन से यहाँ पर हमने मैच जीत लिया। तो यहाँ पर 360 डिग्री तो कहना ही चाहेंगे, क्योंकि श्रीलंका के वहाँ पे सारे खाने जो है, चारों खाने चित रहे और भारत के बल्लेबाजों ने वहाँ पे फिर से शानदार प्रदर्शन किया। कप्तान वहाँ पर बढ़िया पारी करके गए 46 रन की, और सूर्य कुमार यादव 50 रन करके गए। और इसके साथ साथ पृथ्वी शॉ की अगर हम बात करें, वहाँ पे पृथ्वी शॉ का डेब्यू था, ये ना भुला देने वाला डेब्यू होगा मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर वो तो खैर कोई भी याद नहीं करना चाहेगा। जो आपने 360 डिग्री जिस दृष्टिकोण से सोचा है, मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से सोच रहा था। शायद जो हमारे सूर्य कुमार यादव हैं, जो मैन ऑफ द सीरीज भी रहे पिछली सीरीज में, और यहाँ पर इस बार T20 क्रिकेट में जिस तरह वो स्वीप लगा रहे थे, पेडल स्वीप लगा रहे थे, 360 डिग्री वाला जो है ना, मैं सूर्य कुमार यादव को उस तरीके से सोच रहा था। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ ये मानना होगा कि भारत के सामने तो श्रीलंका की टीम है। पिछले 20 मुकाबले अगर आप उठाकर देखेंगे, 5 मुकाबलों में ही वो मुकाबला जीत पाई है। और अगर आप देखें तो सूर्य कुमार यादव ने जो पहले 3 मैचों में जितने रन बटोर लिए हैं T20 में, इतने रन तो गौतम गंभीर भी नहीं बटोर पाए थे, जिनके नाम भी एक कीर्तिमान था, रिकॉर्ड था पहले T20 मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने का, वो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। तो एक यंगस्टर को आगे बढ़ते हुए देखना अपने आप में अच्छा है। अगर वो आगे बढ़ेगा तो टीम इंडिया भी आगे बढ़ेगी, और ये T20 वर्ल्ड कप से पहले के अच्छे संकेत हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, अपनी बात पर मैं अडिग हूँ कि आपको 15 से 20 रन और बनाने चाहिए थे। हार्दिक पांड्या जिस तरह से खेले, उनको रन बनाने के लिए जूझते हुए दिखाई दिए। जितनी 10-12 जितने भी गेंदें उन्होंने खेली, उस पर 25 रन तो हम उनसे उम्मीद करते ही हैं। तो 25-30 रन आपको और बनाने होंगे अगर किसी बड़ी टीम का सामना करना है। अब आप श्रीलंका पर जीत हासिल करके ये मत सोचिए कि आपने मैदान मार लिया, ये तो आपको जीतना ही है, ये मान के चलिए आप। वहाँ पे भुवनेश्वर कुमार के लिए क्या कहना चाहेंगे मनोज जी, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार वहाँ 4 विकेट लेकर थोड़े से कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, अपने आत्मविश्वास ज़रूर आया होगा, क्योंकि यहाँ T20 में गब्बर ने यानी कि कप्तान शिखर धवन ने एक बात साफ कह दी थी कि हम एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर आपको ज़्यादा करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पहली प्राथमिकता हमारी यही होगी कि यहाँ पे T20 सीरीज़ हम अपने नाम करें। जैसे उन्होंने ODI के पहले 2 मैच जीतकर तीसरे मैच में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, 5 उन्होंने डेब्यूटेंट खिलाए, और यहाँ पर पृथ्वी शॉ डेब्यूटेंट थे। लेकिन उनके पास कहते हैं कि अच्छी डिलीवरी जब आती है, तो अच्छी डिलीवरी के आगे आप कुछ नहीं कर सकते, बड़े से बड़े बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर सकते। और पहली ही गेंद शमीरा ने वहाँ पर जो लंबा गेंद डाला, आउट स्विंग डाला, वहाँ पर पृथ्वी शॉ ड्राइव कर सकते थे, लेकिन कदम चले नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा। लेकिन एक खुशखबरी ये भी है उनके लिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ के लिए यहाँ से श्रीलंका से सीधा जाना है वहाँ पर लंदन, इंग्लैंड जाना है, क्योंकि इंग्लिश सीजन के अंदर यहाँ से 2 खिलाड़ियों के लिए वहाँ का बुलावा आ चुका है। पर अच्छी बात है कि ऑल एंड ऑल यहाँ पर भारत ने 360 एंगल से जीत लिया है पहला मैच। और श्रीलंका के आपको देखना होगा कि सारे बल्लेबाज जो थे, सिर्फ असलंका वहाँ पे नजर आया और एक खिलाड़ी और था जो वहाँ पे 26 करके गया। इसके अलावा श्रीलंका की कोई भी वहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक 10 के 10 खिलाड़ियों में से 2 को छोड़ दिया जाए, 8 खिलाड़ी वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और भुवनेश्वर कुमार, निश्चित तौर पर आपने उनका जिक्र किया, बहुत ही जिसे कहते हैं हमारे पास एक विकल्प मुहैया होगा निश्चित तौर पर कि मोहम्मद शमी और आपके जो जसप्रीत बुमराह हैं, उसके बाद एक तीसरे काफ़ी ऐसे गेंदबाज हैं जिनके पास बहुत ही गजब की स्विंग है और रनों पर अंकुश भी लगाते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर भी हैं। तो ये सारी खूबियां उनको और बॉलर से काफ़ी अलग साबित करती हैं। तो भुवनेश्वर कुमार टीम की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, और वो सही समय पर उनका पीक पर आना, लय में आना बहुत अच्छा साइन है। तो जीत 360 डिग्री वाली, जिसमें पृथ्वी शॉ पहली बॉल पे आउट हुए, धवन 46 करके गए, कप्तानी पारी थी, लेकिन 46 में 46 रनों को आप बड़े में कन्वर्ट कर सकते थे, 36 गेंदों में करके गए, स्ट्राइक रेट और बेहतर हो सकता था। संजू सैमसन जिन्हें वहाँ पर 7वें नंबर पर पहले दिखाया जा रहा था बैटिंग करते हुए, लेकिन वहाँ पे पहली बॉल पे पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद उन्हें 1 डाउन बैटिंग करने के लिए भेजा, 20 में 27 करके गए। सूर्य कुमार यादव 50, हार्दिक पांड्या 12 में 10, जैसी उनकी काबिलियत है, जैसा पोटेंशियल है, उसमें थोड़ा और मुझे लग रहा है कर सकते थे, जैसे मनोज जी ने भी बताया। ईशान किशन जो कि 14 में 20 करके गए, कुणाल पांड्या 3 पे 3, और वहीं जैसे हमने बताया कि जो श्रीलंका की हालत हुई है और 126 पे श्रीलंका की टीम ऑल आउट हुई है, जिसमें कमाल की वहाँ पे गेंदबाजी हमारी तरफ से रही। भुवनेश्वर कुमार 4 विकेट और दीपक चाहर
वहाँ पर 2 विकेट। और बाकी सारे के सारे गेंदबाज यहाँ मनोज जी, सारे गेंदबाज की बात करें, एक विकेट, कुणाल पांड्या 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती वहाँ पे 1 विकेट, युजवेंद्र चहल 1 विकेट, और सर इकॉनमी किफ़ायती काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। अच्छी बात है कि 2 लेग स्पिनर आप खिला रहे हैं। T20 क्रिकेट में अब ये सब चीजें पुरानी बातें हो गई हैं। IPL में भी हमने देखा कितनी टीमों ने 2-2 लेग स्पिनर खिलाए हैं और दोनों लेग स्पिनर कारगर साबित हुए हैं। यहाँ पर भी वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, युजवेंद्र चहल को खिलाया, तो ये भी एक अच्छा साइन है भविष्य के लिए। और T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए टीम का चयन किया गया, ये और भी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। चलिए यहाँ से 5 बड़ी बातों में अब लेके चलते हैं आपको दूसरी बड़ी बात की तरफ। अब वो दूसरी बड़ी बात, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर हमारे भारतीय खिलाड़ी जो कि इतिहास बना है उस गेम का, हॉकी में हमारे से ऊपर कोई आज तक गया नहीं है। हमने वहाँ पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जब से हॉकी वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है और तब से लेकर लगातार, और कुछ रिकॉर्ड तो ऐसे हैं कि जो कोई बीच में आ भी नहीं पाया, अंकुश नहीं लग पाया था उसमें। तो 8 बार यहाँ पर चैंपियन टीम कल ऑस्ट्रेलिया के साथ जो खेली है, ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर हमें हराया भी और डराया भी। तो यहाँ पे मनोज जी, आपने वो बिल्कुल मैच बिल्कुल लग के टीवी के सामने बैठकर देखा होगा, एक पल भी आपने पलकें नहीं झपकाई होंगी। तो क्या लग रहा था आपको कि भारत से कुछ कमियां, कुछ गलतियां हुई भी, कुछ चांसेस मिले भी? 8वें पल में उन्हें जो पेनल्टी कॉर्नर मिला भी था वहाँ पर भी आप नहीं कर पाए। उसके अलावा उसके बाद कुछ पलों में और मौके मिले थे, वहाँ भी कुछ ज़्यादा आपने मौके आज से आपने अवेल नहीं की वो अपॉर्चुनिटीज़। तो हाथ में मौके आए भी थे, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के हाथ में मौके आए वहाँ उन्होंने आपके ऊपर दबाव लगातार निरंतर बढ़ाया और उसी के कारण एक साथ से यहाँ पर भारत हारी। जी हाँ, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, क्योंकि भारतीय हॉकी से ये उम्मीद तो कम से कम हमने नहीं की थी। एक अच्छी खासी तैयारी थी। प्रो हॉकी लीग में जो प्रदर्शन भारतीय हॉकी टीम की ओर से देखने को मिला, चाहे वो बेल्जियम को हराना रहा हो, ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में हराना रहा हो, या फिर जो अर्जेंटीना को हराना रहा हो, नीदरलैंड को 2 बार हमने हराया है, तो उम्मीदें तो काफ़ी जगी थी। लेकिन यहाँ पर ना तो हमारी फॉरवर्ड लाइन वैसा प्रदर्शन कर पाई, वो उसमें जो मारक क्षमता की बहुत कमी थी, यहाँ तक कि तालमेल की बहुत कमी दिखाई दी। एक मौके पर मुझे याद है जब वो ड्रिबल करते हुए ललित उपाध्याय बिल्कुल सर्कल में पहुंच गए थे, उनके पास पास लेने वाला कोई प्लेयर नहीं था। ये बिल्कुल मुझे मोहम्मद शाहिद के उन दिनों की याद ताज़ा कराता है, जब शाहिद अकेले दौड़ते थे और उन पर इंडिविजुअल हॉकी खेलने का एक ठप्पा लग गया बहुत गलत तरीके से। होता ये था कि उनके कोई पैरेलल दौड़ने वाला नहीं होता था। जब जफर इकबाल आए तो उनके साथ उनका एक तालमेल अच्छा देखने को मिला, लेकिन यहाँ ललित उपाध्याय अकेले पड़ गए। ऐसा 2 या 3 मौकों पर हुआ जब फॉरवर्ड लाइन जो है बहुत पीछे थी, और वहीं मैं कहूँगा डिफेंस में बहुत कमजोरियां थी। मिडफील्ड से उतना सपोर्ट नहीं मिला, रक्षा पंक्ति की जो दरारें थी वो बिल्कुल बढ़ती चली गई, बिखर गई थी भारतीय हॉकी टीम। तो ये कम से कम हमने हालात की उम्मीद नहीं की थी, और अब उम्मीद करनी चाहिए कि अब इन गलतियों से भारतीय हॉकी टीम सीखेगी ना। अब आप देखिए काउंटर अटैक, उन्होंने 2 काउंटर अटैक किए, दोनों पर बहुत शानदार तरीके से गोल किया। पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल किया, पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया, फील्ड गोल उनके बहुत ही अच्छे थे। जो बाएं फ्लैंक से जो इनका तेजी से आक्रमण था, जिस पर रिवर्स हिट करके पास दिया गया और उस पर रिवर्स हिट से ही गेंद को गोल में डाला गया, वो वास्तव में अद्भुत था। आज की हॉकी का जीवंत उदाहरण था। मैं तो कहूंगा कि जो ट्रेडिशनल हॉकी थी भारत की 5-3-2-1 वाली, वो हॉकी खेलती हुई दिखाई दी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। और ये बहुत अच्छा साइन है भारत के लिए कि ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से भारतीय शैली से भारतीय टीम को पटकनी दी है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और भारत को सोचना होगा कि जो आप यूरोप स्टाइल से हॉकी खेल रहे हैं, पाकिस्तान से पहले हमने उसको अडॉप्ट किया है 4 फॉरवर्ड्स के साथ, लेकिन आपके फॉरवर्ड्स कहाँ थे? पूरी तरह से बचाव में उतर आए थे। कहते हैं अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अगर अटैक आप करेंगे तो उससे निश्चित तौर पर भारत को फायदा होगा, और यही कुछ करने की जरूरत है भारतीय हॉकी टीम को अगले मुकाबलों में भी। जी हाँ, बिल्कुल। कॉम्बिनेशन को लेकर जैसे आपने बताया भी कि वहाँ पर पासिस को लेकर, और जो पहले मैच में न्यूजीलैंड के साथ तालमेल नज़र आया था, कॉम्बिनेशन नज़र आया था, जो कॉन्फिडेंस नज़र आया था, और वो यहाँ के इस मैच में बिल्कुल काया पलट कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर हावी रही। जैसे हमने पहले ही बात की कि कुछ आपको शुरुआती अगर जो मौके मिले थे, उन शुरुआती मौक़ों में आप अगर उन्हें अवेल करते, उसका भरपूर फ़ायदा उठाते, तो ये ऐसा भी हो सकता था मनोज जी कि दबाव उल्टा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ जाता। उनको आप दबाव में डालते शुरुआती गोल करके, लेकिन जब आपके शुरुआती गोल नहीं होते ना, तो उसके बाद लगातार जब चांस आते तो फिर आपकी नर्वसनेस बढ़ती रहती। तो वही हुआ जो 8वें मिनट में हुआ, उसके बाद 11वें मिनट में भी हुआ। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जब वहाँ मौके मिले, वहाँ उन्होंने वो चांस खोए नहीं जो भारत की हॉकी पुरुष टीम ने खोए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस समय सबसे दुखियारा पल जो कल के दिन का हॉकी के खेल में रहा है, वो भारतीय खिलाड़ियों का रहा है। बहुत दुखियारे सारे खिलाड़ी, और जो पिछले मैच में हमारे गोलकीपर भी रहे, कितने खुश थे सारे, उनकी परफॉर्मेंस से भी खुश थे, बाकी खिलाड़ियों के वहाँ पे गोल जो किए वो खुश थे। लेकिन अगले मैच की बात अभी इन 5 बड़ी बातों में जरूर आने वाली, लेके चलते हैं आपको 5 बड़ी बात की हम तीसरी बात की तरफ। तो यहाँ पर भारत बनाम स्पेन, जो अगला मैच भारत का है हॉकी का, तो यहाँ पे आपको क्या चांसेस नजर आ रहे हैं? क्या गुंजाइश है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से एक साथ से हारने के बाद? बड़ा मुकाबला वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से हारे, अगर यहाँ जीत जाते तो एक आपने
आपने दुनिया जीत ली थी अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हरा देते इस मैच में ओलंपिक्स के, लेकिन अब भारत बनाम स्पेन, यहाँ पर आपको क्या गुंजाइश नजर आ रही है इस समय? देखिए, भारत का मुकाबला स्पेन से होना है भारतीय समय के अनुसार कल होगा शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। पूरी दुनिया इस पर नजरें टिकाए हुए होंगी। और स्पेन यूरो कप की 2019 की सिल्वर मेडलिस्ट रही है। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा उसके प्रदर्शन में गिरावट आई है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ओलंपिक में किसी भी टीम को आप कमज़ोर नहीं आंक सकते। अगर टीम जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है, कोई भी टीम किसी एक क्वार्टर में बढ़त लेने के बाद अपना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ललायित रहती है। अगर आप देखेंगे तो इस मुकाबले में जब भारत ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा था तो स्पेनिश टीम दर्शक दीर्घा में बैठी हुई थी, इस मैच का लुत्फ उठा रही थी। और निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि उनके हौसले बुलंद होंगे जिस तरह से भारत एक साथ से हारा है। और उन्होंने जो डिफेंस के लैप्सेस थे, जो फॉरवर्ड्स में तालमेल की कमी दिखाई दी, उसका निश्चित तौर पर वो फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और मैं कहूँगा कि अपना संतुलन बना के रखें। मानसिक दृढ़ता एक ऐसा शब्द है जो शूटिंग के साथ साथ तमाम खेलों में, और खासकर मैं तो कहूँगा हॉकी में भी उतना ही मायने रखता है। और यहाँ पर स्पेनिश टीम को कम से कम तेज तरार आक्रमण करने की आप छूट ना दें। यदि आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप अपने फॉरवर्ड्स की बदौलत और मिडफील्ड और फॉरवर्ड्स के अच्छे तालमेल की बदौलत, जो अगर वो गेंद को आगे सरकाते हैं तो गोल करने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन शुरुआती बढ़त आपको स्पेन को नहीं देनी, क्योंकि स्पेन अगर शुरुआती बढ़त हासिल कर लेता है तो इतना करीब करीब तय है कि वो इस मुकाबले में अच्छे डिफेंस का परिचय देते हुए समय निकालना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। देखिए, न्यूजीलैंड के साथ 3-2, उसके बाद एक साथ यहाँ से जो हारे, न्यूजीलैंड से 3-2 से जीते थे, एक साथ से ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद स्पेन का मुकाबला थोड़ा सा कठिन होने वाला है। आपके ऊपर पिछले मैच का प्रभाव भी रहेगा, लेकिन आपको मूव ऑन करना पड़ता है। जो आपसे गलतियाँ होती हैं वो आपको सिखाती हैं, जो आपसे वहाँ पे भूल चुकी हुई है उससे आप सीखते ज़रूर हैं। और इस लेवल में मनोज जी, ये जो इतना बड़ा लेवल है ओलंपिक्स में, आप इतने बड़े ऊंचे स्तर पर आप जब खेल रहे हैं वहाँ पर, और भारत की हॉकी का एक बड़ा नाम है पूरी दुनिया के अंदर, और उस रुतबे के साथ आप जब भी उतरते हैं ग्राउंड में तो कहीं ना कहीं आप डोमिनेट करते हैं टीमों को। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं यहाँ पर हॉकी के जो परफॉर्मेंसेस हैं हमारे 1980 मॉस्को की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा उसके ऊपर ब्रेक सा, एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर सा आ गया है कि उसके ऊपर से हम उठ के प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं रहे हैं। तो वो गाड़ी एक बार लय में आए तो सही। तो यहाँ पर ये स्पेन के मैच को जीतना, जितना आपने बताया कि बहुत अति आवश्यक है, और पुरानी जो भूल हुई है आपसे उससे आप सीखे ज़रूर। चलिए अब आपको यहाँ लेकर चलते हैं 5 बड़ी बातों की चौथी बड़ी बात की तरफ। तो यहाँ पे चौथी बड़ी बात में आप देख रहे हैं कि शूटिंग तीरंदाजी हाथ से निकली बाजी। शूटिंग तीरंदाजी हाथ से निकली बाजी, ये बात हो रही है ओलंपिक्स में ही जो शूटिंग और तीरंदाजी। पहले आप तीरंदाजी की बात करें, क्योंकि अभी बिल्कुल बेहतरीन ताज़ा तरीन जो मैच की अभी वेट हो रही थी, लेकिन वो हमारे लिए बेहतरीन नहीं रहा। ताज़ा तरीन इसलिए क्योंकि हमारी तीरंदाजी में जो परफॉर्मेंस अभी जो हारे हैं हम कोरिया के साथ, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर उम्मीद थी। देखिए, कोरिया एक विश्व शक्ति है तीरंदाजी की अगर हम बात करें, और अगर आप पुराना रिकॉर्ड भी उठाकर देखेंगे तो तीरंदाजी में हमेशा हमारे बढ़ते कदमों को पर जो ब्रेक लगाई है वो कोरिया ने ही लगाई है। तो मुझे बहुत अप्रत्याशित नहीं लगा, लेकिन हाँ, वन साइडेड हारना, आपका 6 के 6 जो राउंड थे उसमें पराजित होना लगातार, ये ज़रूर एक कचोटता है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी और आपके बीच में अच्छा तालमेल था और एकाग्रता की कमी रही, या क्योंकि बीच बीच में जो निशाने भटके हैं ना लक्ष्य से, वो उसने भारत का काम, भारत की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा दी और भारत वापस लौट ही नहीं पाया। क्योंकि जिस तरह से पहले मुकाबले में जो जीत हासिल की थी, वो यहाँ पर तीसरे चौथे जो राउंड था वहाँ पर बिल्कुल भारत जो है ऐसा लग रहा था कि समय पूरा करने के लिए इस मुकाबले में उतरा है। तो तीरंदाजी में मानसिक दृढ़ता, जिसका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ, वो भारत की कहीं ना कहीं लैप्स दिखाई दी, उसमें कमियाँ दिखाई दी, और अब इससे उबरना होगा और तभी बात बनेगी। नहीं तो आर्चरी में आप इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स में गोल्ड मेडल जीतने के लायक ही रह जाएंगे, क्योंकि ओलंपिक हो, एशियाई खेल हो, वहाँ पर हमारी वो छटा, वो फॉर्म दिखाई नहीं दी है जो इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि कोरिया हो, लेकिन कोरिया के साथ आप संघर्ष करके जीतें, करके हारते तो शायद उतना बुरा ना लगता, लेकिन 6 के 6 राउंड्स में हारना कहीं ना कहीं आपके एक सवालिया निशान लगाता है आपकी तैयारियों पर और आपकी मानसिक दृढ़ता पर भी। और यहाँ पर 10 मीटर अगर पिस्टल की बात करें, जिसमें मनु भाकड़ और यशस्विनी, वहाँ मनु भाकड़ की परफॉर्मेंस और उनके पुराने जो रिकॉर्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना बड़ा कुछ इनके हाथों से होने वाला है, निशाने बिल्कुल लगने वाले हैं टारगेट पर। लेकिन कल परफॉर्मेंस के बाद जब सामने वो चीज़ आती है, परफॉर्मेंस के बाद जो एक बीच का
कारण था उनके निशाने ना लगने का, तो वहाँ टेक्निकल कुछ उन्होंने बताया कि कुछ परेशानी उनकी वहाँ पर पिस्टल के साथ चल रही थी, लेकिन हार होती है और जीत होती है। लेकिन यहाँ पर जो उम्मीदें थी उस पर कहीं ना कहीं निराशाजनक परफॉर्मेंस तो रहा है। आप अगर निशानेबाजी की बात करें मनोज जी, मनु भाकर क्योंकि बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें थी और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, हालिया प्रदर्शन बहुत ही आला दर्जे का, ISSF आप वर्ल्ड कप उठाकर देखिए, आप एशियाई खेल उठाकर देखिए, उन्होंने वाकई प्रभावित किया था, उम्मीदें जगाई थी। पिस्टल जरूर उनकी खराब हो गई थी, लेकिन इसको अब हार का कारण मानना ये बहुत उचित नहीं होगा, न्यायोचित नहीं होगा। लेकिन सौरभ चौधरी अगर देखें तो पूरे भारतीय दल में अब तक जितने भी निशानेबाज उतरे हैं, सौरभ चौधरी अकेले ऐसे निशानेबाज हैं जो फाइनल तक का जिन्होंने सफ़र तय किया है। उसके अलावा अगर आप देखें दिव्यांश पवार को देखें, दीपक को देखें, 10 मीटर एयर राइफल में उनके निशाने लक्ष्य से भटकते हुए दिखाई दिए हैं। और उसके अलावा यशस्विनी का आपने नाम लिया, मनु भाकर का नाम लिया, कोई भी निशानेबाज या एला वेरिन जो कि दुनिया के नंबर 1 शूटर हैं। अब यहाँ रैंकिंग वाली बात पर बहुत ज़्यादा हमें अडिग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रैंकिंग जो है, जो आप टूर्नामेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो भाग लेते हैं उससे आपकी रैंकिंग में सुधार होता है, उससे आप नंबर 1 बनते हैं, नंबर 2 बनते हैं। लेकिन वही एक मापदंड नहीं होता, वही एक क्राइटेरिया नहीं होता कि आप जो है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ वही होता है जो ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है मात खा गए। लेकिन आज जो खराब खबर अभी जो सुनने में आई है, स्कीट इवेंट जो कि जिसमें महराज अहमद खान जो पिछले ओलंपिक में भी खेले हैं, मैं आपको याद दिला दूं, मैं आपसे बात करने ही वाला था इस बारे में कि यहाँ पे स्कीट को लेकर बिल्कुल फ्रेश जो ताज़ा जानकारी आपके पास है वो क्या है? अंगद बाजवा और महराज, इन दोनों ने चुनौती रखी है स्कीट की इवेंट में। और अंगद बाजवा जो है, जो हमने अभी लेटेस्ट इस कार्यक्रम में जाने से पहले देखा, 17वें स्थान पर चल रहे थे, 25वें स्थान पर चल रहे थे। महराज अहमद खान क्वालिफिकेशन राउंड 2 दिन का चला और उसमें फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें करीब करीब खत्म सी हो गई हैं, ना के बराबर है। कुछ अद्भुत करना होगा उन्हें, तभी बात बन सकती है। लेकिन ये स्कीट इवेंट बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट होती है और यहाँ पर लक्ष्य से अगर एक आप भटकते हैं, वापसी का मौका होता है। लेकिन जब आप 18वें 19वें स्थान पर पहुंच जाते हैं तो फिर वापसी करीब नामुमकिन सी हो जाती है। तो यहाँ पर 5 बड़ी बातों में अब लेके चलते हैं आपको 5वीं बड़ी बात की तरफ। कितनी आस, कौन होगा रास? यहाँ वही ओलंपिक्स का एक जो महाकुंभ जिसे कहते हैं, और 206 देश और कितने ज़्यादा खेल, 33 तरह के खेल, 11,500 खिलाड़ी, भारत की 133 करोड़ की आबादी, उम्मीदें बहुत ज़्यादा। अब जैसे हमने बात की कि जिसमें निशानेबाजी और जो निशानेबाजी के साथ तीरंदाजी की बात करें, उनसे कितनी उम्मीदें थी, वो उम्मीदों के साथ ही आपका एक प्रेशर कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपके साथ चलता रहता है और इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। नर्वसनेस आप कोई भी खेल ले लें, जब आप खेलने उतरते हैं, जो आपकी उम्मीदें होती हैं, उम्मीदों के साथ वो दबाव का भी कहीं ना कहीं आपका चोली दामन का साथ रहता है। लेकिन यहाँ पर कितनी आस, कौन होगा रास? अभी थोड़ी देर पहले आप मनु भाकर का नाम ले रहे थे। मनु भाकर और सौरभ चौधरी, ये दोनों मिक्स्ड इवेंट में अभी उतरना है इनको, आज तो नहीं, कुछ दिन के बाद। लेकिन उस पर आप ज़रूर उम्मीद रखिएगा, पदक की उम्मीद रखिएगा। और उसके अलावा भी कुछ शूटर्स हैं, अभी ये ठीक है, रास्ता भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, शूटिंग में अभी भी उम्मीद कायम है। और उसके बाद अभी एथलेटिक्स की इवेंट्स होनी है, जहाँ 3-3 हमारे दावेदार उतरेंगे मैदान में। वहाँ पर आप पदक की उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे वो कमलप्रीत कौर हो, चाहे वो मिस्टर तूर जो कि शॉट पुटर हैं, तेजिंदर पाल सिंह तूर, वो उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं। कुश्ती के मैदान में आप उम्मीद कर सकते हैं। अभी मैरी कॉम मैरी कॉम एक राउंड जीत चुकी हैं, और बहुत अच्छा जीती हैं और कल उन्होंने 4-1 से मुकाबला जीता। स्प्लिट डिसीजन था, लेकिन फिर भी चलो, अंत भला तो सब भला। और इजराइल की खिलाड़ी को जो हमारी पीवी सिंधु ने हराया है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है, उम्मीदें जगती हैं उससे। लेकिन आगे की राह उतनी आसान नहीं होगी। दूसरे राउंड के बाद जब पीवी सिंधु उतरेंगी तो थोड़ा सा लक्ष्य मुश्किल होता जाएगा, थोड़ा नहीं, काफ़ी मुश्किल होता जाएगा जी। बिल्कुल, यहाँ पे मैरी कॉम की जो कल की परफॉर्मेंस देखी और वहाँ पे बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स, यहाँ पे बॉलीवुड की बात करें, उन्होंने भी उस मैच के बारे में कुछ तस्वीरें पोस्ट करके कहा कि ये अनबिलीवेबल आपका परफॉर्मेंस था, जो आपने वहाँ पर एनर्जी दिखाई। 38 वर्षीय मैरी कॉम पहले ही ओलंपिक्स में अपना और देश का नाम ऊंचा कर चुकी हैं और इस समय मैरी कॉम की परफॉर्मेंस जो आगाज़ हुआ है वो बहुत बढ़िया, शानदार हुआ है। अगला मैच उनका 29 तारीख को होगा। कल वाला मैच चेक गणराज्य के खिलाड़ी के साथ हुआ था, अगला मैच उनका कोलंबिया के खिलाड़ी के साथ होगा। तो देखते हैं कि आगे के दिन जो है, आस की बात जो हुई है यहाँ पे ओलंपिक्स के खिलाड़ियों से, जो आस है वहाँ वो देश का अपना नाम ऊंचा करेंगे। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें तिरंगा फिराते हुए, लहराते हुए हम देखें वहाँ पे, हमारे लिए, देश के लिए बड़ी बात, ऊंचा फ़ख्र की बात हो। और अगले दिन का आपके लिए 5 बड़ी बातों का ये शो दोबारा लेकर आएंगे। आज के इस 5 बड़ी बातों में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच मनोज जी।
भारत श्रीलंका सीरीज में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और जीतें ढेर सारा कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप, पाएं 1500 का बोनस, 20% एक्स्ट्रा कैशबैक।